दोस्तों ये जो आप पेपर देख रहे हैं नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में आया हुआ पेपर है। दोस्तों यह पेपर पूरा आप सॉल्व करिएगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आर्मी एनए के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और ताकि आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। वहीं दोस्तों ये पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद अगर आपके क्वेश्चन 42 तक आपके सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। इसे केवल आपको कंटिन्यू बनाए रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आपको सॉल्व कराते हैं आज का पेपर। दोस्तों पेपर सॉल्व कराने के पहले कुछ आपको बेसिक चीजें बता देते हैं कि काफी लोग ऐसे होंगे जो पहली बार आर्मी एनए का एग्जाम दे रहे होंगे। इसमें जो टोटल प्रश्न आते हैं प्रश्नों की संख्या टोटल आपकी से 50 होती है और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। यानी टोटल जो आपका पेपर होता है 200 नंबर का पेपर होता है और जिसमें मिनिमम आपको 80 नंबर लाने होते हैं। अगर आपका मिनिमम 80 नंबर नहीं ला पाते हैं जो आपकी कॉपी होता है मेरिट के लिए भी नहीं भेजी जाती, यानी आप वहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। और जिसमें टाइम दिया जाता है आपको, टाइम इसमें 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। तो आइए आप सॉल्व करते हैं आज के पेपर। वहीं दोस्तों आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं सारे आप नोट करते जाइएगा। और दोस्तों जो एनए का पेपर होता है टोटल 5 पार्ट में आता है, जिसमें हमारा पहला पार्ट होता है जीके का, यानी जिसके आपके टोटल 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पूछा गया ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी। तो ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी, यह कोलकाता में घटी थी, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। दोस्तों जो भी सही आंसर है उसमें लास्ट मैंने डॉट लगा दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो पेपर को सॉल्व करने में। और दोस्तों ये सारे नोट करते जाइएगा, बाद में काउंट कर लेना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया था अमजद अली खान किस वाद्य में निपुण थे। तो ये किस वाद्य में निपुण है, यानी जो पहला ऑप्शन था वायलिन, दूसरा था सितार, तीसरा था सरोद और चौथा था सारंगी। तो ये किसमें निपुण थे, ये सरोद में निपुण थे, यानी ऑप्शन नंबर 3 इनका सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया था भारत सरकार के मुख्य विधि अधिकारी कौन है। तो भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है, जो हमारे ऑप्शन दिए गए थे, पहला था भारत के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा था उच्चतम न्यायालय के पंजीयक, तीसरा था भारत विधि के मंत्री और चौथा था भारत में महान्यायवादी। तो इसका दोस्तों जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी भारत के महान्यायवादी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में कौन से स्थान पर आता है। तो ये कौन से स्थान पर आता है, जो हमारे ऑप्शन दिए गए थे, पहला था कि पहले, दूसरा था तीसरे और तीसरा ऑप्शन था चौथे और चौथा ऑप्शन था दूसरे। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा आपका चौथा आंसर, तीसरा आंसर सही हो जाएगा, यानी कि चौथे स्थान पर आता है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था यानी क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। तो इसकी राजधानी क्या हो जाती है, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर हो जाती है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली पिक्चर फिल्म तैयार की थी। और जो इसके ऑप्शन दिए गए, पहला था 1911, दूसरा था 1913 और तीसरा था 1910 और चौथा ऑप्शन था 1912। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अपनी पहली पिक्चर कब तैयार की थी, इन्होंने 1913 में तैयार की थी, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो और जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया था दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी। तो इसके जो हमारे ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन था उर्दू, दूसरा ऑप्शन था अरबी, तीसरा ऑप्शन था फारसी और चौथा ऑप्शन था हिंदी। तो कौन सी भाषा थी, फारसी भाषा थी, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया था 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो गवर्नर जनरल कौन था उस समय, यानी कि ऑप्शन हमारे दिए गए, पहला था लॉर्ड डलहौजी, दूसरा था लॉर्ड लिटिन, तीसरा था लॉर्ड विलियम बेंटिक और चौथा था लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था यानी क्वेश्चन नंबर 9 आया था, उसमें पूछा गया था रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, जो हमारे ऑप्शन दिए गए थे, पहला था कांचीपुरम, दूसरा था तिरुपति और तीसरा था चेन्नई और चौथा ऑप्शन था हमारा श्रीरंगम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी श्रीरंगम में रंगनाथ मंदिर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो गया। और हमारा जो अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा गया था भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन दिए गए थे, पहला था सीनेट, दूसरा था राज्यसभा, तीसरा था हाउस ऑफ लॉर्ड और चौथा था विधानसभा। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से हमारा पार्ट 1 समाप्त हो जाता है। इसके बाद हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है। पार्ट 2 में आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसके आपको टोटल 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और जो हमारा पहला क्वेश्चन आया था बायो का यानी क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा गया था जीव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कहलाता है।
तो यह क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन था गति, दूसरा था स्फीति, तीसरा था गमन और चौथा था अनुचलन। तो क्या कहलाता है? यह गमन कहलाता है। तो जो भाई एनए के फुल नोट्स लेना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले सकते हैं। इस नोट से आपके 40 प्लस नंबर आपके यहीं से फंस जाएंगे। जितना मैं प्रोवाइड कराऊंगा बस आपको उतना तैयार होना चाहिए। मैं आपको एनए के नोट्स और प्लस आपके 25 ओरिजिनल एनए के पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी केवल 99 रुपए में। जो भाई लेना चाहते हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी मैसेज करके ले सकते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा गया पादपों में जल अपशिष्ट उत्पाद का उदाहरण है, तो यह कैसा उदाहरण होता है? पहला ऑप्शन था रबड़, दूसरा था लौंग का तेल, तीसरा था गोंद और चौथा था ये सभी। तो ये सभी सारे कौन से उदाहरण हो जाते हैं? यानी अपशिष्ट उत्पाद हो जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा गया था बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रुधिर पाया जाता है, तो कैसा रुधिर पाया जाता है? पहला था ट्यूबस में, दूसरा था नलिकाओं में, तीसरा था कपाट में और चौथा था वाहिकाओं में। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाहिकाओं वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा गया था ऊतकों से बाहर आने वाले रुधिर में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है? किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है? और जो हमारे ऑप्शन दिए गए थे पहला था कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा था हीमोग्लोबिन और तीसरा था ऑक्सीजन और चौथा था जल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया था क्वेश्चन नंबर 15 आया था, इसमें पूछा गया था वयस्क मानव में श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? और जो हमारे ऑप्शन दिए गए थे यानी 30 सेंटीमीटर, दूसरा था 12 सेंटीमीटर, तीसरा था 5 सेंटीमीटर और चौथा था 45 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कितनी लंबाई लंबी होती है? 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था यानी क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा गया था वायरस जनित रोग है, यानी वायरस जनित रोग कौन सा हो जाता है? पहला ऑप्शन था टेटनस, दूसरा था हैजा, तीसरा था हेपेटाइटिस और चौथा था टीबी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका हेपेटाइटिस इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा गया था सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी सर्वाधिक ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? पहला ऑप्शन था कार्बोहाइड्रेट से, दूसरा था वसा से, तीसरा था प्रोटीन से और चौथा क्या था? ग्लूकोज से। तो सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है? हमें वसा से सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा गया था हाइड्रोफोबिया या रेबीज का रोग जनक है, यानी कौन सा इसका रोग जनक होता है? पहला ऑप्शन था विषाणु, दूसरा था जीवाणु, तीसरा ऑप्शन दिया था एलिमेंट और चौथा था निमेटोडस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी विषाणु आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया था ग्रंथ जिसमें वृद्धि हार्मोन बनता है, तो वृद्धि हार्मोन कौन सी ग्रंथ में बनता है? पहला ऑप्शन था पीयूष, दूसरा था थाइमस, तीसरा था थायराइड और चौथा हमारा था एस्ट्रोजन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका पीयूष ग्रंथि में हार्मोन बनता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा गया था श्वसन क्रिया होती है, तो श्वसन क्रिया कैसी क्रिया होती है? और जो हमारे ऑप्शन दिए गए थे पहला ऑप्शन था केवल हरित कोशिकाओं में, दूसरा था जीवित और अजीवित जीवों में, तीसरा था सभी जीवित जीवों में और चौथा ऑप्शन हमारा क्या था? केवल रंगहीन कोशिकाओं में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी सभी जीवित जीवों में श्वसन क्रिया होती है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पूछा गया था तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है, तो तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य होता है? जो हमारे ऑप्शन दिए गए उसमें पहला ऑप्शन था संवेदना ग्रहण करना, दूसरा था रसायनों द्वारा नियमन करना और तीसरा था एंजाइम का संवहन और चौथा था आपातकालीन स्थिति में शरीर को तैयार करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका संवेदना ग्रहण करना। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा गया था कवकों की कोशिका में अनुपस्थित होता है, तो क्या अनुपस्थित होता है? और जो हमारे ऑप्शन दिए गए थे पहला ऑप्शन था जीव द्रव्य, दूसरा था केंद्रक, तीसरा था कोशिका भित्ति और चौथा था पढ़हरिन। तो क्या अनुपस्थित होता है? इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछा गया था प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं? तो आवश्यक परिस्थितियां क्या हो जाती है? जो हमारे ऑप्शन दिए गए थे पहला था प्रकाश और अनुकूल ताप, दूसरा ऑप्शन दिया था पढ़हरिम और जल, तीसरा दिया गया था CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा दिया था ये सभी आवश्यक होती हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 24, इसमें पूछा गया था नाइट्रोजन युक्त कौन सा पदार्थ अत्यंत विषैला होता है? तो कौन सा अत्यंत विषैला होता है? और जो हमारे ऑप्शन दिए गए थे पहला ऑप्शन था हमारा था यूरिया, दूसरा था अमोनिया, तीसरा था यूरिक अम्ल और चौथा था अमीनो अम्ल। तो कौन सबसे विषैला होता है? इसमें अमोनिया सबसे विषैला होता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछा गया था पक्षियों के अंडे होते हैं, तो पक्षियों के अंडे कैसे होते हैं? पहला ऑप्शन था जल युक्त, दूसरा था पीत युक्त, तीसरा था अमोनिया युक्त और चौथा था यूरिक युक्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? यानी ऑप्शन नंबर 2 पीत युक्त इसका सही आंसर आपका हो जाएगा।
और यहाँ से क्या होता है, हमारा पार्ट 2 समाप्त हो जाता है। इसके बाद हमारा पार्ट 3 स्टार्ट हो जाता है। पार्ट 3 आपका केमिस्ट्री का आता है। केमिस्ट्री के आपके टोटल 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और जो केमिस्ट्री का हमारा पहला क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया था, न्यूट्रॉन किसे छोड़कर सभी परमाणु में उपस्थित होते हैं? तो किसमें सभी में उपस्थित होते हैं? यानी कि पहला ऑप्शन था हीलियम, दूसरा था हाइड्रोजन, तीसरा था कार्बन और चौथा था नाइट्रोजन। तो ये कार्बन को छोड़ के सभी में उपस्थित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था, यानी क्वेश्चन नंबर 27, इसमें पूछा गया था सामान्य ताप पर द्रवीय धातु है, तो सामान्य ताप पर द्रवीय धातु कौन सी हो जाती है? हमारे पहला ऑप्शन दिया गया था सोना, दूसरा था चांदी, तीसरा था लिथियम और चौथा था पारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 यानी पारा सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 28, इसमें पूछा गया था फोर्थ कोष में कितने उपकोष होते हैं? तो कितने उपकोष होते हैं? पहला ऑप्शन था 1, दूसरा ऑप्शन था 2, तीसरा ऑप्शन दिया गया था 4 और चौथा ऑप्शन दिया गया था 3। तो इसका कितने उपकोष हो जाएंगे? यानी 4 उपकोष होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आया था सोडियम का प्रतीक क्या है? तो सोडियम का प्रतीक क्या होता है? सभी जानते हैं, यानी कि Na सोडियम का प्रतीक होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 30, इसमें पूछा गया था विकृत गंधिता का कारण है। तो विकृत गंधिता का कारण क्या होता है? पहला ऑप्शन था ऑक्सीकरण, दूसरा था अपचयन, तीसरा यानी ऑप्शन नंबर 1 आप इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 31, इसमें पूछा गया था वायुमंडल का पृथ्वी के सबसे निकटतम भाग है। तो कौन सा सबसे निकटतम भाग हो जाता है? पहला ऑप्शन आया था हमारा मध्यमंडल, दूसरा था क्षोभमंडल, तीसरा था सप्ताहमंडल और चौथा था बहिर्मंडल। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्षोभमंडल सबसे निकट होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 32, इसमें पूछा गया था ऑक्सीजन तत्व का त्रिपरमाणु प्रजाति कहलाती है। तो क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन दिया गया था हमारा एजोन, दूसरा दिया गया था पॉलीजोन और तीसरा दिया गया था ट्रॉइजोन और चौथा दिया गया ओजोन। ओजोन को कैसे लिखते हैं? O3 लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 33, इसमें पूछा गया था कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। तो किस अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है? जो ऑप्शन हमारे पहला दिया गया था शुष्क बर्फ के रूप में, दूसरा ऑप्शन दिया था गीली बर्फ के रूप में और तीसरा ऑप्शन दिया गया था 1 तथा 2 दोनों और चौथा ऑप्शन दिया गया था उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी शुष्क बर्फ के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 34, इसमें पूछा गया था नाइट्रोजन के ट्राई हाइलाइडो में कौन सा सबसे कम क्षारीय होता है? तो सबसे कम क्षारीय कौन सा होता है? सभी जानते हैं, यानी NF3 होता है, सबसे कम क्षारीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया था क्वेश्चन नंबर 35, इसमें पूछा गया था फार्मिक अम्ल को प्राप्त किया जाता है। तो फार्मिक अम्ल को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? यानी जो हमारे ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन था लाल चींटी से, दूसरा था सिरके से, तीसरा था वसा से और चौथा था संतरे से। तो कहाँ से फार्मिक अम्ल को प्राप्त किया जाता है? लाल चींटी से, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 36, इसमें पूछा गया था पोटेशियम सल्फेट से पादप को प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन था सल्फर, दूसरा था पोटेशियम, तीसरा था 1 तथा 2 दोनों तो चौथा था नाइट्रोजन। तो क्या प्राप्त होता है? पोटेशियम प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा इसका। और जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 37, इसमें पूछा गया था NH4Cl लवण है, तो ये कैसा लवण होता है? पहला ऑप्शन दिया गया था हमारा दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार का, दूसरा ऑप्शन था दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार का और तीसरा ऑप्शन दिया गया था हमारे यह दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बना है और चौथा ऑप्शन दिया था यह दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए 2 और 4 लगभग लगभग सेम ही हमें ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन मैंने ऑप्शन नंबर 4 को टिक कर दिया, ये ऑप्शन सही है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 38, इसमें पूछा गया था क्या मिलाने पर हल्दी तत्काल वर्णहीन हो जाता है? तो क्या मिलाने पर वर्णहीन हो जाता है? पहला ऑप्शन था हमारा सिट्रिक अम्ल, दूसरा था खाने का सोडा और तीसरा था नींबू का रस और चौथा था सिरका। तो क्या मिलाने पर वर्णहीन होता है? यह नींबू का रस मिलाने पर वर्णहीन हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। और और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 39, इसमें पूछा गया था एल्केनो का सामान्य सूत्र है। एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका सामान्य सूत्र आपका हो जाता है CnH2n+2, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका सही आंसर हो जाता है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 40, इसमें पूछा गया था कार्बनिक यौगिकों के मुख्य स्रोत हैं। तो कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या हो जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया था कोलता, दूसरा दिया गया था कोलतार था पेट्रोलियम और तीसरा दिया गया था पेट्रोलियम और चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 कोलता था पेट्रोलियम, इसका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ से हमारा पार्ट 3 समाप्त हो जाता है। इसके बाद हमारा पार्ट 4 स्टार्ट हो जाता है। पार्ट 4 हमारा मैथमेटिक्स का होता है, जिसके टोटल आपके 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
और जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आया था यानी कि 18,225 का वर्गमूल है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा दोस्तों? आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका 135 होगा। दोस्तों मैथ के जितने भी क्वेश्चन है सारे सॉल्व करिएगा। अगर आपको कोई भी सवाल सॉल्व नहीं हो पा रहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, वहाँ पे हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन 42 मैथ का, इसमें पूछा गया था साइन 4x का मान कितना होता है? तो साइन 4x मान क्या होता है? जो हमारे 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे, पहला ऑप्शन था 4 cos 4x, दूसरा ऑप्शन दिया गया था 4 cos 3x और तीसरा ऑप्शन दिया गया था 2 cos 2x और चौथा ऑप्शन हमारा दिया गया था 6 cos 2x। दोस्तों जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आपका आंसर आएगा ये आएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 4 cos 4x आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 43, इसमें पूछा गया था 15% और 25% की दो क्रमशः छूट के बराबर छूट की गणना करें। यानी कि दो अगर ये छूट दिए गए हैं तो इसमें एक एक छूट बताओ, एक छूट किसके बराबर होगा? तो हमारे पहले ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन दिया गया था 24.7, दूसरा ऑप्शन दिया गया था 28.4 और तीसरा ऑप्शन दिया गया 36.25 और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया गया था 45.9। दोस्तों ये सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आपका निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका निकल के आ जाएगा, यानी 36.25 इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 44, इसमें पूछा गया था एक त्रिभुज एबीसी की भुजा क्रमशः 5, 7, 8 है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी? दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करेंगे, वैसे जो इतने ऑप्शन इसमें आपको शो कर रहे हैं इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा मैथ का अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 45, इसमें पूछा गया था 9x माइनस 81 बराबर 0 हो तो x का मान कितना होगा? आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका x का मान कितना निकल के आ जाएगा? 9 आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ दोस्तों क्या होता है, हमारे जो मैथमेटिक्स क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और अगला हमारा पार्ट क्या आता है? पार्ट 5 आता है और पार्ट 5 में टोटल आपके 5 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के। और जो हमारा फिजिक्स का पहला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 46, इसमें पूछेगा यदि गतिमान वस्तु की चाल को दोगुना कर दिया जाए तो? और उसमें जो ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन दिया गया था उसका त्वरण दोगुना हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन दिया गया था उसका भार दोगुना हो जाएगा और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया गया उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी और चौथा ऑप्शन दिया गया था उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका निकल के आएगा आपका तो नंबर 3 है उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 47, इसमें पूछा गया जूल मात्रक है, तो जूल किस किस का मात्रक होता है? जो हमारे ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन दिया गया था कार्य और ऊर्जा का, दूसरा ऑप्शन दिया गया था कार्य और शक्ति का, तीसरा ऑप्शन दिया था शक्ति और ऊर्जा का, चौथा ऑप्शन दिया गया था बल और कार्य का। तो जूल किसका मात्रक होता है? जूल जो हमारा कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आया था क्वेश्चन नंबर 48, इसमें पूछा गया था यानी जी का मान निर्भर करता है, तो जी का मान किस पे निर्भर करता है? और जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया था पिंडों के द्रव्यमान के ऊपर, दूसरा ऑप्शन दिया गया था पिंडों के बीच की दूरी पर, तीसरा ऑप्शन दिया गया था समीप रखे हुए पिंडों के आकार पर और अगला ऑप्शन दिया गया था हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों किस पे निर्भर करता है? यह निर्भर करता है पिंडों के द्रव्यमान के ऊपर, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आया था चाल का मात्रक होता है, तो चाल का मात्रक क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था यानी कि इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन था यानी क्वेश्चन नंबर 50, इसमें पूछा गया था आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप में पच जाता है? तो भोजन जो होता है अंतिम रूप में किसमें पचता है? यह छोटी आंत में पच जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे और बाद में आप काउंट कर लेना कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। अगर आपने टोटल 42 तक क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो ये मान चलिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। वहीं दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब करना ताकि आगे भी आपको इस तरह के वीडियो मिलते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।